मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दो दिन पहले विनय को एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी उसके पिताजी ने भेजी थी गांव से। वैसी ही मामूली बातें, हालचाल, कब आएगा, माँ की तबीयत, खेत की फसल। मगर एक बात जो चिट्ठी में लिखी थी वो विनय के दिमाग में अटक गई थी। गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। किसी की लाश गांव के चौराहे पर मिलना, पूरा परिवार एक ही घर में फांसी से लटका मिलना बिना किसी वजह के। बहुत से लोग गांव छोड़कर भाग निकले थे, मगर अब भी बहुत से लोग वहीं रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विनय 19 साल का जवान लड़का था। खौफ के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी थी। उसने बहुत सारी डिटेक्टिव फिल्में देखी थी और यही उसका असर था। उसने तय किया कि वो गांव जाएगा। ट्रेन पकड़ी, गांव पहुंच गया। स्टेशन खाली था। दोपहर के वक्त इतना सन्नाटा अजीब लगा। पैदल चलकर गांव पहुंचा। कुछ ही लोग नजर आए, खेत जाते हुए, इधर उधर काम में लगे हुए। घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। पिताजी ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर चौंक गए, गले लगा लिया, अंदर ले गए। रात को खाना खाते वक्त पिताजी ने हिदायत दी, खिड़की बंद करके सोना। विनय ने हाँ में सिर हिलाया, मगर नींद नहीं आई। बार बार ख्याल उन्हीं घटनाओं पर जाता रहा। आखिर उठकर खिड़की खोल दी और वहीं से उसने देखा पड़ोस के बिरजू काका का लड़का सोहन अपने आंगन में आम के पेड़ पर रस्सी डाल रहा था। विनय दौड़ता हुआ पहुंचा। सोहन कुर्सी पर खड़ा था, फंदा गले में डाले हुए। विनय की आवाज सुनकर उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, उसने कहा है वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा, और कुर्सी पैरों से सरका दी। विनय वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सोहन का शरीर हवा में झूल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई पेंडुलम रुकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी चीख गले में ही अटक गई। कुछ सेकंड बाद पूरा शरीर कांपने लगा और तब जाकर उसकी आवाज निकली। बिरजू काका दौड़ते हुए बाहर आए। उनकी बीवी की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। 10 मिनट के अंदर 5-6 घर के लोग जमा हो गए, मगर किसी के चेहरे पर वो हैरानी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। विनय ने गौर किया, लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, मगर कोई हैरान नहीं था, जैसे ये कोई पहली घटना ना हो। जैसे सबको मालूम था कि आज रात किसी न किसी घर में यही होने वाला है। पिताजी उसे अंदर खींच लाए। तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने धीमी थकी हुई आवाज में कहा। विनय ने पूछा, सोहन ने क्या कहा? वो किसने कहा उससे? पिताजी की नजरें कुछ पल के लिए दरवाजे की ओर गईं, फिर उन्होंने बात को टाल दी। सो जा, कल सुबह बात करेंगे। मगर सुबह कोई बात नहीं हुई। पिताजी सुबह सुबह ही खेत निकल गए और माँ ने बस इतना कहा, यहाँ के बारे में जितना कम सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। विनय की डिटेक्टिव वाली आदत जाग उठी। नाश्ता करके वो गांव की गलियों में निकल पड़ा। पहला घर जिस पर उसने दस्तक दी वो शर्मा जी का था, जिनका पूरा परिवार फांसी से लटका मिला था। महीने भर पहले घर का ताला पड़ा था। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत, जिसे लोग काकी कहते थे, बाहर चौकी पर बैठी बीड़ी सुलगा रही थी। विनय ने पूछा तो पहले तो वो टाल गई, मगर जब विनय ने बताया कि वो पंडित जी का बेटा है, शहर से आया है, तो उसकी आंखों में कुछ बदला।
पंडित का बेटा है, वापस क्यों आया रे? उसकी आवाज में डर से ज्यादा अफसोस था। चिट्ठी मिली थी, पता चला गांव में। विनय रुक गया। काकी ने बीड़ी का लंबा कश लिया और दूर आम के उसी पेड़ की तरफ देखा जो विनय के घर के पास था, सोहन वाला पेड़। वो पेड़ बहुत पुराना है बेटा, तेरे दादा के जमाने से भी पुराना। कहते हैं उसमें कोई रहता है, कोई चीज। पहले सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देती थी रात को, अब वो बोलता है सीधा सीधा। कौन बोलता है? काकी ने विनय की तरफ देखा और उसकी झुर्रियों भरी आंखों में पहली बार डर साफ नजर आया। वो जो कर्ज मांगता है हर 25 साल में, इस बार ब्याज सहित मांग रहा है ऐसा लगता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोली, उठकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले 2 दिन विनय ने गांव के हर कोने में यही सवाल पूछे। जवाब हर जगह अधूरे मिले, टुकड़ों में, जैसे कोई पहेली जिसके सारे टुकड़े अलग अलग लोगों की जेब में बिखरे पड़े हों। एक बात हर कहानी में कॉमन थी, मरने वाले सब के सब मरने से पहले किसी अनजान आवाज की बात करते थे। कोई कहता था सपनों में सुनाई देती है, कोई कहता था जागते हुए भी, और वो आवाज हमेशा एक ही वादा करती है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा, बस एक चीज चाहिए, खुद को अपने ही हाथों से उसी पेड़ के नीचे सौंप दो। गांव के मंदिर के पुजारी, जो अब बहुत कम बोलते थे, उन्होंने बस इतना कहा, यह गांव समृद्ध क्यों है, कभी सोचा है? आसपास के 10 गांव में सूखा पड़ता है, यहाँ कभी फसल खराब नहीं होती, कुआं कभी नहीं सूखता, बाढ़ कभी यहाँ तक नहीं आती। हर चीज एक कीमत पर होती है बेटा, हर वरदान का एक बिल आता है। विनय के दिमाग में एक ही नाम बार बार गूंजने लगा, उसके दादा का नाम। हर बार जब कोई बूढ़ा आदमी इस बात का जिक्र करता कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ, नजर विनय के चेहरे पर आकर रुक जाती, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हों, उसके नक्श में किसी और का चेहरा ढूंढ रहे हों। तीसरी रात विनय घर की छत पर चढ़ गया। नींद ना आने के बहाने वहां से पूरा गांव दिखता था और उस आम के पेड़ की चोटी भी, जो चांदनी के काले साए की तरह खड़ा था। बाकी सब पेड़ों से ज्यादा ऊंचा, ज्यादा घना, और उसकी जड़ें जमीन के बजाय किसी और चीज से खुराक खींच रही हो। तभी नीचे आंगन में से आवाज आई, पिताजी और माँ की धीमी दबी बातचीत। उसे वापस नहीं आना चाहिए था। माँ की आवाज कांप रहे थे, तुमने चिट्ठी क्यों लिखी? मेरे पास कोई चारा नहीं था। पिताजी की आवाज में एक अजीब सी ठोटी हुई थकान थी। तू जानती है, अगर मैंने चिट्ठी नहीं लिखी होती तो वो और लोगों को ले जाता रहता। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हर हफ्ते एक लाश। मैंने इस पर सही किया। सही, अपने बेटे को यहां बुलाकर। एक लंबी खामोशी छाई रही। विनय ऊपर छत पर सांस रोके बैठा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे बाप ने भी यही किया था। पिताजी ने आखिरी बार कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि विनय को कान गड़ाने पड़े। मुझे बचाने के लिए अपने बड़े भाई को दे दिया था उसने। तब मैं छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि उसके बाद से कभी किसी चीज की कमी नहीं रही हमें। कुआं, खेत सब भर गए। और मैं बड़ा होकर सोचता रहा कि क्यों मुझे नहीं चुना गया। अब समझ आता है, बारी बारी से होता ही है। हर 25 साल में एक चढ़ावा। पिछली बार मेरे भाई ने चुका दिया मेरा हिस्सा। इस बार तुम्हारी बारी थी। माँ ने बात पूरी की। उसकी आवाज में सिसकियां मिली हुई थे। मगर तुमने अपनी जगह अपने बेटे को। मुझे मरने से डर नहीं लगता।
पिताजी ने कहा, और इस बार उनकी आवाज में कुछ टूट गया। मुझे डर लगता है इस गांव के खत्म हो जाने से। पिछले महीने जब मैंने मना किया तो उसने एक रात में 3 घर ले लिए। 3। अगर मैं फिर मना करता, अगर मैं खुद जाने से इनकार करता रहता, तो वो पूरा गांव उजाड़ देता। मुझे एक ऐसा नाम देना था जो उसका है, जो असली हकदार है। और वो विनय की सांस रुक गई। वो सिर्फ विनय का इंतजार कर रहा था। उसने मुझे सपने में बताया, पंडित के खून का आखिरी बेटा, असली सीधा वंशज। मुझसे नहीं, मेरे बाप से बंधा हुआ कर्ज सीधा उसके पोते तक पहुंचता है। मैं तो बस बीच का पुल था। छत पर बैठा विनय अपने ही दिल की धड़कन में डूब गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा घूमने लगा। चिट्ठी, हालचाल पूछने के बहाने भेजी गई चिट्ठी, घटनाओं का जिक्र, बस इतना काफी था कि वो अपनी डिटेक्टिव वाली फितरत से गांव में खींचा चला आएगा। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था, उसे बस एक रास्ता दिखाया गया था और वो खुद उस पर निकल पड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकार जाल की तरफ खुद चल कर जाता है, ये सोचकर कि वो शिकारी है। अगली सुबह विनय ने कुछ नहीं कहा, ना पिताजी से ना माँ से। वो सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा, नाश्ता किया, गांव घूमने निकला, मगर अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक ही चीज पर अटका था, भागना है। अभी इसी वक्त वापस स्टेशन चला जाना है। मगर जब वो घर से निकला, उसने देखा गांव का हर आदमी उसकी तरफ देख रहा था। खेतों में काम करते किसान, दुकानों पर बैठे लोग, बच्चे तक, सबकी नज़रों में वही अजीब सी शांति थी जो उसने पहले दिन महसूस की थी। जैसे वो सब जानते थे, जैसे पूरा गांव उसका इंतज़ार कर रहा था बरसों से, और अब उनका इंतज़ार खत्म होने वाला था। स्टेशन तक जाने वाला रास्ता उसे अजीब तरह से लंबा महसूस हुआ। जब वो चौराहे तक पहुंचा, वही चौराहा जहां किसी की लाश मिली थी, उसने देखा रास्ता जैसे धुंधला पड़ने लगा। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने चारों तरफ से गांव को एक अदृश्य दीवार में बंद कर दिया हो। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर पैर जैसे खुद ब खुद पीछे मुड़ने लगे, गांव की तरफ, उसी आम के पेड़ की तरफ। वो डर के मारे दौड़ा, मगर जितना दौड़ा उतना ही खुद को उसी पेड़ के पास पाया। सांझ ढल चुके थे। पेड़ की जड़ों के पास जमीन पर कुछ पुराने निशान थे, जले हुए दिए, सूखे फूल और एक पुरानी सड़ी गली रस्सी का टुकड़ा जो शायद बरसों से वहीं पड़ा था। और तभी उसने वो आवाज़ सुनी। वो आवाज़ हवा में नहीं थी, ना ही कानों में। वो उसके अपने ही सीने के अंदर से आ रहे थे, जैसे कोई उसकी अपनी नब्ज़ में बैठकर बोल रहा हो। वो आवाज़ मीठी थी, अपनेपन से भरी हुई, बिल्कुल वैसी जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत अपना रिश्तेदार बोलता है। तू आखिरकार आ गया। विनय ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, मगर उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। कौन तुम? मैं वो हूं जिसने तेरे परिवार को बचाया। तेरे दादा ने मुझसे एक वादा मांगा था, इस बंजर जमीन को हरा भर कर दो, इस गांव को कभी सूखा ना रहने दो। मैंने वादा निभाया। बदले में उसने वादा किया था कि उसका खून हर पीढ़ी में मेरा हक अदा करेगा। मैं इस वादे का हिस्सा नहीं हूं। विनय ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज बस एक फुसफुसाहट बनकर निकली। हर वो जो इस खून से पैदा हुआ इस वादे का हिस्सा है। तेरा दादा जानता था, तेरा बाप जानता था, और अब तू भी जानता है। पेड़ की शाख नीचे की तरफ झुकी, धीरे धीरे,
जैसे किसी बूढ़े हाथ ने अपनी उंगली बढ़ाई हो। उस पर पहले से एक रस्सी बंधी हुई थी, पुरानी नहीं, बिल्कुल नई, ताज़ी बुनी हुई, जैसे किसी ने उसे बस अभी अभी विनय के आने के इंतज़ार में तैयार किया हो। विनय के आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों क्यों मुझे क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। आवाज में इस बार हल्की सी नरमी खुल गई, वो नरमी जो किसी माँ बाप की आवाज में होती है जब वो कोई कड़वा फैसला समझा रहे हों। कर्ज का सिर्फ इंसान से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। तेरे बाप को छोड़ दूं तो गांव सूख जाएगा, तुझे ले लूं तो अगले 25 साल हरियाली रहेगी। ये कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ हिसाब है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। विनय ने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाई। पिताजी खड़े थे, हाथ में लालटेन लिए, चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ। उनके पीछे माँ भी थी और उनके पीछे पीछे धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी जमा होने लगे थे। बिरजू काका, काकी, पुजारी जी, सबके सब एक अजीब खामोशी में खड़े थे, जैसे किसी पुराने रीति रिवाज के गवाह बनने आए हों। पिताजी, विनय ने चीख कर मदद मांगी। मुझे बचाइए। पिताजी की आंखों में एक जंग साफ दिख रहे थे, प्यार और मजबूरी की जंग जो शायद बरसों से उनके अंदर चल रहे थे और आज आखिरी बार लड़ी जा रहे थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गए। मुझे माफ कर दे बेटा। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने सोचा था अगर मैं तुझे बुलाऊंगा तो शायद तू यहाँ आकर समझदार निकलेगा, भाग जाएगा, बच जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक चेतावनी थी, एक इम्तिहान। मुझे नहीं पता था कि वो उनकी आवाज रुक गई। कि वो तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। माँ ने बाकी वाक्य पूरा किया, अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए। पेड़ की डालियां हल्के से हिली, जैसे वो आवाज हंस रही हो। हर बाप यही सोचता है, हर बार, और हर बार यही होता है। विनय ने अपने पिता की आंखों में देखा और वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। पछतावा नहीं, बल्कि एक किस्म की अपनानापन। ये पहली बार नहीं था कि इस पेड़ ने किसी को यहाँ खड़ा करके उसके अपने खून को उसके सामने चढ़ते देखने पर मजबूर किया था। उसके पिता ने भी यही देखा था बरसों पहले अपने भाई के साथ, और अब यही चक्र उन्हीं के आंखों के सामने उन्हीं के बेटे के साथ दोहराया जा रहा था। तुमने चिट्ठी क्यों लिखी? अगर तुम्हें पता था तो? विनय ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर से ज्यादा एक टूटा हुआ गुस्सा था। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मगर पुजारी जी आगे आए। उनकी आवाज भारी थी। क्योंकि वो नहीं भेजना चाहते थे ये चिट्ठी, हमने भेजी। पूरे गांव ने मिलकर तय किया। तेरे बाप ने बहुत मना किया बेटा, बहुत रोया, बहुत किड़किड़ाया, मगर अब सब में से कोई और अपने बच्चे को खोने को तैयार नहीं था। और वो, उन्होंने पेड़ की तरफ इशारा किया। उसने साफ कह दिया था कि इस बार सिर्फ पंडित का असली खून चलेगा, कोई और नहीं। हम सब ने मिलकर तेरे बाप को मजबूर किया। विनय की आंखों के सामने पूरी सच्चाई एक साथ खुल गई। ये सिर्फ पिता का धोखा नहीं था, ये पूरे गांव की साजिश थी। एक ऐसा गांव जिसने बरसों से इस पेड़ की छांव में अपनी समृद्धि उगाई थी, और अब उस छांव को बचाए रखने के लिए बिना किसी हिचक के अपने ही एक बेटे को नीलाम कर दिया था। तुम सब, विनय की आवाज कांप रहे थे, तुम सब इंसान नहीं हो।
काकी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने कोई सफाई नहीं दी। शायद इसलिए कि सफाई देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रस्सी अब विनय के बिल्कुल करीब झूल रही थी, जैसे वो उसे खुद बुला रही हो। उसने महसूस किया कि उसके पैर धीरे धीरे खुद उस तरफ बढ़ने लगे, जैसे उसका अपना शरीर अब उसके काबू में नहीं था, जैसे उसकी मर्जी और उसके कदमों के बीच का धागा किसी ने काट दिया हो। रुको। पिताजी चीखें, आगे लपके, मगर पुजारी जी और बिरजू काका ने उन्हें पीछे से जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, ये मेरा बेटा है और वो हमारा गांव है, पुजारी जी ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। अगर आज ये रुका तो कल हर घर से एक लाश उठेगी, तुम्हारी बीवी की, मेरी बेटी की, सबकी। तुम्हें एक चुनना है पंडित, एक या तो बहुत सारे। विनय की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका शरीर अब उसका नहीं था, किसी और की मर्जी से चल रहा था। कुर्सी वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो शायद बरसों से इसी पेड़ के नीचे इसी काम के लिए रखी जाती थी, खुद ब खुद उसके पैरों के पास आ खड़ी हुई, जैसे जमीन ने खुद उसे धकेला हो। उसने अपने पिता की तरफ आखिरी बार देखा। पिताजी अब रो नहीं रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में वही खालीपन उतर आया था जो पहली रात विनय ने गांव वालों के चेहरों पर देखा था। अपनानापन, बरसों का अपनानापन जो अब दर्द से भी आगे निकल चुकी थे। मुझे माफ कर दे बेटा। पिताजी की आवाज इस बार निकली ही थी, टूटी फूटी, जैसे किसी बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। इस गांव में पैदा होना ही यही हमारा नसीब है, मेरे बाप का, मेरा और अब तेरा। रस्सी ने खुद ब खुद उसके गले को छुआ, ठंडी सख्त, जैसे किसी बहुत पुराने हाथ की गिरफ्त। और उसी वक्त वो आवाज फिर गूंजी, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास, इतनी करीब जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डर मत बेटा, तेरे बाद तेरा भी एक हिस्सा इसी मिट्टी में उगेगा, और 25 साल बाद जब कोई और चिट्ठी लिखेगा, तेरा नाम भी इसी पेड़ की जड़ों में सांस लेगा। कुर्सी सर की, पैर हवा में उठे, गांव वालों की आंखें झुक गई। किसी ने चीख नहीं मारी, किसी ने आगे बढ़कर बचाने की कोशिश नहीं की, बस एक गहरी सामूहिक खामोशी छा गई, जैसे कोई पुरानी बरसों से दोहराई गई प्रार्थना अपने आप खत्म हो रही हो। पिताजी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े, मगर उनकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं गिर रहा था। वो सूख चुके थे, बरसों पहले सूख चुके थे, शायद उसी रात जब उन्होंने अपने बड़े भाई को इसी पेड़ के नीचे खड़ा देखा था। आम का वो पेड़ चांदनी में खड़ा, जैसे संतुष्ट होकर हल्के से हिला, बिना किसी हवा के। अगली सुबह गांव में फिर से वही सन्नाटा, खेत हरे भरे थे, कुएं का पानी मीठा था, बाजार में रौनक लौट आई थी, और शहर से आया एक खत जो पंडित जी की मेज पर बरसों तक बंद पड़ा रहा। कभी किसी और बेटे का नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि इस बार पंडित जी ने ठान लिया था कि जो भी अगली पीढ़ी में जन्म लेगा, उसे इस गांव की मिट्टी से दूर, बहुत दूर बड़ा किया जाएगा। मगर 25 साल बहुत लंबा वक्त नहीं होता, और वो पेड़ अपनी जड़ों में एक और नाम बचाए हुए बड़े सब्र से अगले खत का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।